जमीन पर गिरी खौफ से कांपती मारवी को देख जैद उसकी जानिब बढ़ा। दुल्हन बनी मारवी पीछे की जानिब खिसकने लगी। तुम्हारे भाई ने मेरी मोहब्बत नेहा को मुझसे छीन लिया। वो क्या समझा था मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? जैद गुस्से से दहाड़ा। नेहा और भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मारवी ने रोते हुए कहा। तो जैद ने गुस्से से उसे खड़ा किया और एक थप्पड़ मारा। पर तुम्हारा भाई जानता था नेहा मेरी मोहब्बत है। मैं तुम्हें इतनी अजियत दूंगा कि तुम्हारा भाई तरफ उठेगा। ये कहते जैद ने हंसते हुए मारवी को बेड पर धक्का दिया और खुद जैद ने अपने कमरे में आते ही गले से फूलों के हार निकालकर जोर से जमीन पर फेंके और इसी जारहाना अंदाज में बेड पर बैठी अपनी नई नवेली दुल्हन की तरफ बढ़ा। मारवी जो चेहरे पर घूंघट की धीमी सी खुशकन और शर्मीली मुस्कुराहट के साथ अपनी शौहर जैद का इंतजार कर रही थी, उसके कमरे में आते कुछ फेंकने की आवाज़ पर उसका दिल नाखुशगवार अंदाज में लरजा था। जैद ने उसके पास जाते उसे बाजू से पकड़ते खींचते हुए बेड से उतारा और फिर से कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर उसे ज़मीन पर धक्का दे चुका था। मारवी ज़ोरदार आवाज़ में चीख रही थी। वो जैद के इस रवैये से डर और खौफ का शिकार हुई थी। वो वहीं ज़मीन पर पड़ी रो रही थी कि उसे काफ़ी चोट आई थी। उसने रोते हुए अपना चेहरा पलटते पीछे खड़े जैद को देखा, जो आंखों में गुस्सा और नफरत लिए से दिख रहा था। मारवी को कतन उसकी इस अमल की समझ नहीं आई थी। दिल जो भी थोड़ी देर पहले अपनी मोहब्बत को पा लेने पर सरशार था, अब अजीब वसवसों में घिरने लगा था। वो नासमझी और हैरानी से जैद को अपनी तरफ आता देखकर डरते हुए ज़मीन पर हाथ रखे पीछे की जानिब सड़की थी। मारवी को खौफ से पीछे की जानिब खिसकता देख जैद के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। तुम्हारे भाई ने मेरी मोहब्बत नेहा को मुझसे छीन लिया। उसे क्या लगा था कि मैं उसे ऐसे छोड़ दूंगा? जैद उसके नज़दीक ज़मीन पर बैठते हुए दहाड़ा था। मारवी अपनी मोहब्बत अपने शौहर के मुंह से अपनी भाभी और दोस्त के लिए मोहब्बत का नाम सुनते जीते जी मरी थी। नेहा और भाई एक दूसरे को पसंद करते हैं। माहरी ने रोते हुए उसे सफाई देनी चाहिए, जिस पर जैद और ज़्यादा पिछड़ा था और इसने खड़ा होते चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। मगर तुम्हारा भाई जानता था कि मैं नेहा से मोहब्बत करता हूँ। उसने मेरी मोहब्बत को छीना, उसका बदला मैं तुमसे लूँगा। इतनी अजियत दूंगा कि तुम्हारा भाई तरफ उठेगा। तंजिया मुस्कुराते जैद ने एक बार मारवी बेकली आंखों को देखा और अब की बार उसे बेड पर धक्का दिया था। इससे पहले कि मारवी संभलती और कुछ बोलकर जैद का गुस्सा ठंडा करती, जैद उसके वजूद पर काबिज हुआ था। मारवी लाख चटपटाती, लेकिन जैद अपनी मनमानी करने पर ठाने उस नाजुक सी लड़की के ख्वाबों को चुकना चूर कर चुका था। अपनी इस बेवक्ती पर मारवी के पास आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नेहा और मारवी आपस में सहेलियां होने के साथ साथ आपस में रिश्तेदार भी थी। उनके बड़े आपस में दूर पार के कज़न थे। नेहा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, जबकि मारवी का इससे बड़ा एक भाई फरहान भी था। वो तीनों ही एक दूसरे के दोस्त थे और उनमें फरहान का एक दोस्त जैद भी शामिल था। बचपन में चारों इकट्ठे खेलते बड़े हुए थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ नेहा और मारवी की अपनी एक अलग दुनिया बन गई थी। वो दोनों ही जैद और फरहान से कुछ फासले पर होती चली गई। जिस माहौल से उन सबका ताल्लुक था, वहाँ लड़कियाँ और लड़कों का बस एक हद तक और एक उम्र तक ही मेलजोल पसंद किया जाता था। उसके बाद उन पर कुछ पाबंदियाँ आयद हो जाती थी, लेकिन उस सब के बावजूद उन चारों के दिल एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाए थे, बल्कि बढ़ती उम्र के साथ उनके दिल एक दूसरे से अलग ही अंदाज में धड़कने लगे थे। उन सब के दिलों में मोहब्बत की कौंपलें फूट पड़ी थी, लेकिन वो सब अपने असूलों और माहौल को मद्देनज़र रखते बस आंखों ही आंखों में एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का पैगाम दे सकते थे। कभी मुंह से इजहार नहीं कर पाए थे। उनके दिल पाक और साफ थे, तो बस दिल ही दिल में मिलन की दुआएं मांगी जाती थी। लेकिन उन चारों की मोहब्बत ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था और उनके दरमियान गलत फहमियों ने जन्म लिया। उनकी दोस्ती में इम्तिहान लेना था। नेहा किसी काम के सिलसिले में मारवी के पास आई थी, जब अचानक से फरहान अपने कमरे से निकलता उसके सामने आया। दोनों एक दूसरे को सामने पाकर कुछ पल के लिए रुक गए थे। कैसी हो? फरहान ने एक भरपूर नज़र उसके चेहरे पर डालकर नज़रें अपने कफ लिंक्स पर मरकूज की थी। मैं ठीक हूँ। नेहा की पूरी तवज्जो उसी पर थी। वो कुछ नडरपन का मुजाहिरा कर लेती थी। पढ़ाई कैसी जा रही है? और हाँ, आंटी ठीक है? नेहा की अम्मी कुछ बीमार थी, तो याद आने पर फरहान ने पूछा था। पढ़ाई भी ठीक जा रही है और अम्मी भी ठीक है, बस आकर पता कर लेना। नेहा ने नाक चढ़ाते हुए कहा तो फरहान मुस्कुरा दिया। अच्छा, चक्कर लगाऊंगा।
जाओ, तुम्हारी दोस्त इंतज़ार कर रही होगी, मैं भी जैद की तरफ जा रहा हूँ। फरहान की बात सुनकर नेहा अपने सर हल्का सा हाथ मारती वहाँ से भाग गई थी, जैसे मारवी से कोई ज़रूरी काम था। फरहान एक बार फिर उसकी हरकत पर हंसता आगे बढ़ गया। नेहा मारवी के पास पहुंची तो आगे से उसे मायने खेत इशारे करने लगी, जिस पर नेहा चींप सी गई, लेकिन फिर चेहरे पर सख्त तासुरात लाती उसके कंधे पर मुक्का चढ़ गई तो बेचारी कराह कर रह गई। वाह, आज बाई से बड़ी बातें हो रही थी। वैसे क्या कह रहे थे? मारवी ने बाज न आते हुए नेहा को छेड़ा तो उसे आंखें दिखाती उसके कमरे की तरफ चली आई। मारवी भी मुस्कुराती चेहरे के साथ उसकी तकलीद की थी। बताओ भी ना यार। मारवी ने फिर उसे जज करना चाहा तो नेहा चालाकी से मुस्कुराते हुए पलटी और बोली थी। अब की बार मारवी को चुप लगी थी। वही कह रहे थे जो तुमसे जैद कहता है। नेहा अपनी ही बात पर खिलखिलाई तो मारवी का मुंह बना था। हाँ, कैसी हो नेहा, ठीक हो? पढ़ाई कैसे जा रही है? इसके अलावा उनके पास कुछ पूछने को है ही नहीं। मारवी ने जैद के अंदाज में जुमले दोहराते नेहा को मजीद हंसने का मौका दिया था, तो बार बार उसे हंसते पार कर मारवी भी उसकी हंसी में शामिल हुई थी। अब वह दोनों पागलों की तरह हंसती मुस्कुराती अपनी रोज़मर्रा की बातों में मशगूल हुई थी। उन सब के घर मरी की खूबसूरत वादी में मौजूद थे। यहाँ हर तरफ हरियाली और बहते चश्मे सबकी अपनी तरफ तवज्जो खींचते रहते थे। आज काफ़ी दिनों बाद मारवी और नेहा फुर्सत मिलने पर घर से निकली थी। उनका इरादा कुछ दूर तक चहलकदमी करने तक का था। खूबसूरत पठानी पोशाकें पहने वो दोनों एक से बढ़कर एक खूबसूरत लग रही थी। दोनों ही खूबसूरती के मयार पर पूरा उतरती थी। हमेशा की तरह उनकी बातें करने और हंसने की आवाज़ें दूर दूर तक जा रही थी और किसी के कानों में रस घोलने का काम बखूबी अंजाम दे रही थी। जैद कब से उनसे कुछ फासले पर उनके पीछे चला आ रहा था, लेकिन वो दोनों तो अपने इर्द गिर्द से बेगाना आगे बढ़ती जा रही थी। जब भी कुछ देर बाद मारवी की खूबसूरत सा सफ़ेद मेमना नजर आया तो दीवाना वार उसके पीछे भागी। मारवी, रुको, कहाँ जा रही हो? नेहा ने उसके पीछे भागने की बजाय वहीं खड़े ऊंची आवाज़ में पूछा था। मैं अभी वो सफ़ेद मेमना लेकर आई, तुम यहीं ठहरो। मारवी जल्दी से जवाब देती भागती वहाँ से दूर हो गई थी। नेहा अपने लोगों पर धीमी से मुस्कान लिए उसे खुद से दूर जाता हुआ देख रही थी। जब उसे अपने पीछे कुछ फासले पर किसी के कदमों की चाप सुनाई थी तो जल्दी से पलटी। सामने जैद को देखते उसकी मुस्कुराहट सिमटी, लेकिन चेहरे का नरम तासुर उसी तरह बरकरार था। कैसी हो? बड़ी सैरें की जा रही है, अकेली खड़ी हो? तुम्हारी सहेली तो तुम्हें दगा दे के भाग गई। जैद उसके पास आते मुखातिब हुआ था। सार मारवी का हवाला दिया तो नेहा एक बार फिर से मुस्कुरा दी। हाँ, तुम तो जानते हो उसकी छोटे जानवरों से मोहब्बत को। अब भी कहीं कुछ नजर आया तो भाग खड़ी हुई। और तुम सुनाओ, क्या हो रहा है आजकल? नेहा ने खुद पर ओढ़ी शाल को मजीद खुद में लपेटा ताकि गहरी होती शाम ठंड में मजीद इजाफा कर रही थी। काम के सिलसिले में बिजी, एक अमली ज़िंदगी में कदम रखना है तो बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। वक्फे वक्फे से उसके चेहरे पर नजर डालता वो पुष्ट पर हाथ बांध गया। ये तो है, खैर जो भी करोगे यकीनन अच्छा ही करोगे। नेहा की बात पर जैद का सेरो खून बढ़ा था। उसके बाद कुछ इधर उधर की बातों करने के बाद नेहा तो उसे बेचैनी से मारवी का इंतज़ार कर रही थी और दिल ही दिल में उसे सलावतें भी सुना रही थी। उसे जल्दी वापस घर जाना था, जबकि दूसरी तरफ जैद के लिए उसकी ज़िंदगी का ये बेहतरीन वक्त था जिसकी कभी वो ख़त्म होने की ख्वाहिश ना कर रहा था। लगता है तुम्हें ये रंग बहुत पसंद है। जैद ने मज़ीद बात करने के लिए मौजू तलाश किया। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? नेहा ने बेख्याली में जवाब दिया, लेकिन फिर हैरानी से पूछा, मुझे कैसे पता? हाँ, मुझे फरहान ने बताया था। जैद के फरहान का नाम लेने पर नेहा के चेहरे पर कोसे खजा के रंग बिखरे थे। उसने सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ अपना रुख ज़रा सा तुरछा किया था। दिल में फूल से खिले थे कि फरहान उसकी गैर मौजूदगी में भी उसका जिक्र करता है। और क्या क्या कहता है फरहान मेरे बारे में? नेहा के लहजे में अनोखी सी खनक थी, लेकिन जैद उससे अनजान अपनी ही खुशी में था। वो तो अक्सर तुम्हारा जिक्र करता रहता है, कभी तुम्हारी बातों की, कभी शरारतों की। जैद उसे ये नहीं बता सका था कि वो खुद ही बार बार फरहान के सामने उसका जिक्र करता है और उसके मुतालिक सवाल करता रहता है। नेहा का दिल खुशी से धड़का था। चेहरे पर शर्मीली से मुस्कान ने जन्म लिया था और जैद से अपना चेहरा किसी हद तक फेर चुकी थी, इसलिए वो उसके बदलते तासुरात से अनजान बातें कर रहा था। उनके दरमियान कोई और बातें होती कि मारवी फूलते सांसों के साथ उनके पास आकर रुकी। बड़ा ही कोई शरारती मेमना था,
इतना उसके पीछे भागी, हाथ ही नहीं आया मेरे। मारवी ने गहरे अफसोस का इजहार किया तो नेहा और जैद एक साथ हंसे। तो तुम्हें किस पागल ने कहा कि उसके पीछे भागो? अब चलो घर, अंधेरा पड़ रहा है। नेहा ने उसे डपटा तो उसने मुंह बसोरा। ऐसे करते वो बहुत प्यारी लगती थी। तुम्हारी ये बचपन की आदत अभी गई नहीं है, बड़ी हौजवार लड़की, अब सुधर जाओ। क्यों आंटी से डांट खाती रहती हो? जैद ने शरारती लहजे में कहा। उसे कुछ दिनों पहले अपनी अम्मी से डांट का हवाला देकर छेड़ने लगा, जो जैद ने उनके घर में दाखिल होते बाखूबी सुनी थी। वो तो मम्मी बस ऐसे ही प्यार से सब कुछ कह रही थी। मारवी ने शर्मिंदा हुए बगैर ही बड़े फ़ख्र से बताया। तो जैद की हंसी को अपनी आंखों और कानों में बसाते मारवी ने नेहा की तरफ देखा, जिसे चलने का इशारा कर रही थी। अच्छा, अब हम चलते हैं, नेहा जैद से कहती मारवी का हाथ पकड़े आगे बढ़ गई, जिसका यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। चलो, मैं घर तक छोड़ देता हूँ तुम दोनों को, मैं भी बस चहलकदमी के लिए ही घर से निकला था। जैद को तो बस उनके साथ वक्त गुजारने का बहाना चाहिए था। वैसे भी वो चहलकदमी का झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो घर से किसी काम के लिए बाहर आया था। लेकिन सामने नेहा को देखते और उसे किसी चीज़ का होश ही नहीं रहा और वो उनके पीछे पीछे चल दिया। और किस्मत अच्छी थी कि बहाने से नेहा से बात करने का मौका भी मिल गया, जिसकी वजह से उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। थोड़े ही फासले पर चढ़ता उन्हें इनके घर तक छोड़ता वो वहाँ से चला गया था। फरहान आज खास वक्त निकाल कर नेहा के घर की तरफ आया था। वो अपने अब्बू के साथ कपड़ों की दुकान पर बैठता था। नेहा का चूंकि कोई भाई नहीं था, तो इसके माँ बाप फरहान को ही अपने बेटे जैसा प्यार देते थे। फरहान भी उनके हर मसले मसाइल में मदद के लिए पेश रहता था। लेकिन इस बार काफ़ी दिनों बाद चक्कर लगाने आया था कि पिछले दिनों उनके अब्बू की तबीयत ख़राब की बदौलत उसे ज़्यादातर काम करने को पड़ रहा था। फरहान के दरवाजे पर दस्तक देने पर दरवाज़ा खोलने वाली नेहा थी, जो उसे थामने देखते बहुत खुश हुई। मिल गई तुम्हें फुर्सत यहाँ आने की। नेहा ने वही दरवाजे के बीचों बीच खड़े मसनूई तेवर अपनाए थे। सब जानती हो, फिर क्यों उस बेचारे पर तंज की बारिश कर रही हो? और हटो आगे से, मुझे आंटी से मिलना है। फरहान ने उसे नरमी से बाजू से पकड़ते एक तरफ किया और आगे बढ़ गया, जबकि नेहा चेहरे पर शर्मीली से मुस्कुराहट सजाए अपना उसको बाजू छू गई। यहाँ पर फरहान ने अभी अपना लम्स छुआ था। उफ, इतने नाजुक मिजाज कब से हो गए कि ज़रा सी बात क्या कहती तंज की बारिश करने लगी। उसके हम कदम चलते हुए नेहा की आवाज़ ज़रा सी तेज़ हुई। तुम्हें मुझसे लड़ना है तो बता दो, लड़ लेते हैं, अगर नहीं तो चाय बना कर लाओ। मैं आंटी के पास हूँ, बताता हूँ इन्हें कि इनकी लड़की घर आए मेहमान का इस्तकबाल कैसे कर रही है। फरहान अपनी चौड़ी जिसामत लिए सीने पर हाथ बांधे उसके सामने रुका। जवाबन नेहा भी उसके मुकाबिल रुकती मुंह बना गई। जानती थी कि अगर अम्मी तक इसकी ज़रा भी शिकायत की तो उन्होंने फरहान के सामने उसकी इज्जत अफजाई कर देनी है। वैसे भी फरहान इनका लाडला था, तो लाजमन उनसे डांट सुनने को मिलती, इसलिए झट अपना लहजा और अल्फाज बदल गई। नहीं, मैं क्यों तुमसे भला लड़ने लगी? तुम चलो, मैं चाय लाती हूँ, साथ कुछ खाने को पिलाऊंगी, तुम्हारी पसंदीदा कबाब। नेहा ने झट से खुशामदीद अंदाज अपनाया और फरहान के कुछ कहने से पहले ही किचन की तरफ आ गई। अब उसकी जल्दबाजी देखता फरहान हंस दिया था, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी इस मुख्तसर सी हंसी मुस्कुराती ज़िंदगी को नज़र लगने वाली है। उसके दिल में मौजूद नेहा के लिए मोहब्बत पर कोई अपने पाँव रखने वाला है, जिस पर उसे खुद अपनी मोहब्बत को दिल में दफन करना था। फरहान और जैद आज काफ़ी दिनों बाद एक साथ इकट्ठे हुए थे। वो दोनों ज़ोर शोर से बातों में मगन थे। फरहान ने नोट किया था कि जैद बार बार उसे कोई बात करते करते रुक जाता था, जिस पर फरहान को हैरानगी हुई, क्योंकि वो तो बड़े धड़ल्ले से हर बात एक दूसरे से कर लिया करते थे। जैद, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? अचानक से फरहान ने बोलते जैद को लम्हे भर के लिए खामोश करवा दिया। जैद पहले तो नज़र चुरा गया, लेकिन फिर अपना हलक तर करते हुए अपने दिल की बात उसके आगे रखने अनजाने में फरहान का दिल उजाड़ गया था। फरहान, मेरी बात तहम्मुल से सुनना, वो नेहा तुम लोगों के रिश्तेदारों में से है ना, फिर भी मुन्ना बुरा माने बगैर एक दोस्त होने के नाते मेरी बात को समझना। जैद नज़रें झुकाए तहमीद बांध रहा था। क्या हो गया जैद, खुलकर बात करो, और नेहा का यहाँ क्या जिक्र? फरहान का दिल किसी अनहोनी के ख्याल से धड़का था। मैं नेहा को पसंद करता हूँ, पता नहीं कब से इससे मोहब्बत करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। कई बार कोशिश की तुझसे बात करने की, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाई। लेकिन अब वक्त आ गया कि मैं तुमसे जिक्र कर दूँ, क्योंकि आगे के मामला तुम्हारी ही मदद से मुमकिन है।
जैद आंखों में हजारों उम्मीद के दिए जलाए फरहान की तरफ देख रहा था, जो बस खामोशी से उसे देखे जा रहा था। क्या हुआ फरहान, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जैद ने ऊंची आवाज में पूछा। तो फरहान एकदम चौंका। फिर अपने चेहरे पर हाथ फेरते उसने अपने दिल की हालत छुपाई थी। नहीं, मुझे तुम्हारी बात भला क्यों बुरी लगेगी? मोहब्बत तो किसी को भी किसी से भी हो सकती है। खुद पर जबर करते हुए बमुश्किल बोला था। उसे मजीद यहाँ बैठना भारी लगने लगा था। उसे डर था कि कहीं वो खुद को जैद पर आया न कर बैठे। वो चाहकर भी जैद का दिल नहीं तोड़ सकता था। वो इस वक्त अपनी मोहब्बत तो बुला ही क्या, साथ नेहा की खुद से खामोश मोहब्बत को अपनी दोस्ती के आगे भूल गया और अपनी दोस्ती पर मोहब्बत कुर्बान करने का इरादा कर चुका था। मुझे पता था तुम कभी मुझे गलत नहीं समझ सकते। अब मैं बस अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं तो अम्मी बब्बू को नेहा के घर भेजूंगा। तुमने बस नेहा और उसके घर वालों के सामने मेरी भरपूर वकालत करनी है। ज़ायद खुश होता अपने मुस्तकबिल के बारे में ख्वाब सजाने लगा। हाँ क्यों नहीं, बल्कि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम कौन सा किसी के लिए नए हो, सब तुम्हें अच्छे से जानते हैं। खुद को नॉर्मल करते फरहान सब्र ज़ब्त का आला नमूना लग रहा था। इससे पहले कि ज़ैद कुछ कहता, फरहान अपना फ़ोन लेकर उठ खड़ा हुआ। ज़ैद मैं चलता हूँ, एक ज़रूरी काम आ गया, फिर मिलेंगे। फरहान के कहने पर ज़ैद भी उठ खड़ा हुआ था। इतनी जल्दी? आज तो हमने काफ़ी वक्त एक साथ गुजारना था ना? ज़ैद कुछ हैरान हुआ। हाँ वो बस मुझे कुछ याद आ गया, काम तो करना भी ज़रूरी है। मैं फिर जल्दी तुम्हारे लिए वक्त निकालूंगा, अल्लाह हाफिज़। फरहान जल्दबाजी दिखाता वहाँ से निकल आया था और फिर अपनी बाइक के पास आते वो गहरे गहरे सांस लेता। कुछ पल को आंखें मूंद कर गया। जब झट से आंखों की पतलियों में नेहा का कोमल सा सरापा उभरा तो दिल तकलीफ से कराहा। वो अपनी आंखें खोलते बाइक पर बैठा। उसकी आंखें इस वक्त ढेरों सुर्खी लिए हुई थी। वो बिला मकसद कई घंटे मरी की सड़कों पर बाइक दुराता रहा। दिल जो पहले हर वक्त नेहा को देखते सुकून से भरता था कि वो इसकी मोहब्बत है, वो जब चाहे उसे हासिल कर सकता है। उनके दरमियान कोई जालिम समाज नहीं। अब उसे लग रहा था कि उसकी मोहब्बत को उसकी खुद की नज़र लग गई है, जो इसकी मोहब्बत की तकमील तक पहुंचने पहले ही ख़त्म होने को थी। वो तन्हाई में बैठा अपने दिल का दर्द कम करने की कोशिश में लगा था। उसके पास ऐसा कोई कांता मुयस्सर नहीं था जिस पर सर रखे वो अपनी मोहब्बत के मिलने से पहले ही बिछड़ने पर हो लेता। रात का अंधेरा फैलने और फ़ोन पर बार बार घर से कॉल आने पर वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता घर की तरफ रवाना हुआ। उसने अभी तक नहीं सोचा था कि उस बड़ी पैकर का सामना होने पर वो कैसा रवैया इख्तियार करेगा। पहले की तरह या फिर उसे खुद को नेहा से फासले पर ले जाना चाहिए था, ताकि अगर नेहा के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत है तो उसे दिल में ही दफन कर ले। ये जानते हुए भी कि ये अमल किस कदर मुश्किल है, फरहान नेहा के लिए भी पत्थर दिल होने का सबूत दे गया था। फिलहाल तो फरहान की यही दुआ थी कि उसका नेहा से सामना ही ना हो। उसने आगे के लिए भी यही सोचा था कि वो हर हद तक नेहा के सामने आने से गुरेज करेगा, लेकिन हर दुआ कबूल होने के लिए नहीं होती। ये बात फरहान को घर में दाखिल होते ही समझ आ गई, क्योंकि नेहा बीबी खिलाफी तोका आज रात के वक्त भी उसके घर में मौजूद थी। फरहान दिल ही दिल में उसे देख कर रहा था, भाई इतनी रात तक कहाँ थे, और खाना खाएंगे तो बता दे। मारवी की जैसे उस पर नज़र पड़ी उसके पास आई। यही था बस, और मुझे खाना नहीं खाना। वो तेजी से कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया। मारवी ने कंधे उचकाए, जबकि नेहा को फरहान का खुद को इग्नोर करना बहुत बुरा लगा। वो दिल ही दिल में उससे नाराज़ होने का सोच चुकी थी। वो आज काफ़ी दिनों बाद फरहान को देख रही थी, बल्कि वो रात के इस वक्त ख़ास उसी के लिए आई थी, और वो था कि उसे देखे बगैर बात किए बगैर चला गया था, जैसे उसकी यहाँ मौजूदगी से उसे अनजान हो। उसके बाद वो उदास चेहरा और दिल लिए जल्दी से अपने घर आ गई। फरहान, नेहा और जैद दोनों ही भागने लगे थे, और वो जैद के सामने रहकर उसके मुंह से नेहा का बार बार जिक्र नहीं सुन सकता था। पहले भी उसके दरमियान मारवी और नेहा को लेकर कोई ना कोई बात हो जाया करती थी। तब जैद नेहा के बारे में कई सवाल कर लेता, लेकिन फरहान ज़्यादातर जवाब दिए बगैर अक्सर नेहा की बातें उससे कर लिया करता। कुछ तबीयत ख़राब होने पर फरहान जल्दी घर आ गया था। नेहा भी इस वक्त अपने घर से बाहर आई। फरहान इस वक्त घर देख वो जल्दी से उसके पास आई। फरहान, तुम इस वक्त घर, खैरियत है? नेहा बोलते हुए उसके सामने आई तो फरहान को अपने कदम रोकने पड़े। तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हारा चेहरा सुर्ख हो रहा है, लगता है तुम्हें बुखार है। नेहा जिससे नाराज़ थी उस वक्त अपनी नाराज़गी बुलाए उसकी फिक्र में मुब्तला होने लगी थी।
जैद की मोहब्बत से आगाही से पहले का वक्त होता तो फरहान इस वक्त नेहा की फ़िक्र पर खुश हो रहा होता, लेकिन इस वक्त वो झंझलाहट का शिकार होने लगा था। आम बुखार है, इसलिए घर आराम के लिए आया हूँ। अगर तुम्हारे सवाल जवाब ख़त्म हो गए हो तो आगे से हट जाओ, ताकि मैं अपने कमरे जाकर आराम कर सकूं। फरहान स्पार्ट चेहरा लिए बोला था तो नेहा की आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर वो आगे से हटी नहीं। पिछले कई दिनों से फरहान, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों कर गए हो? मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या? बताओ, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। नेहा उसकी मोहब्बत में दीवानी, खुद की कोई गलती ना होने पर भी उससे माफ़ी मांगने को तैयार थी। फरहान को नेहा पे तरस आया कि वाकई इसमें इसका क्या कसूर था जो उसे सजा दे रहा था, लेकिन वो उससे नरमी बढ़ कर मज़ीद उसके लिए और अपने लिए मुश्किलात खड़ी नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके दरमियान हमेशा के लिए आ जाने वाली जुदाई को सह ना पाते। फरहान कुछ देर उसका चेहरा देखने के बाद नजरें फेरते उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ करते, बगैर उसके किसी सवाल का जवाब दिए अपने कमरे में चला गया। नेहा उसके रवैये पर आंखें में आंसू लिए वहीं अपने घर की तरफ आ गई। उसने बचपन से अब तक फरहान की तवज्जो और नरम अंदाज देखा था, अब अचानक से बदला था तो दिल उसकी तब्दीली को कबूल ही नहीं कर पा रहा था, और इस तब्दीली का सबब वो चाहकर भी तलाश नहीं कर पा रही थी। जैद किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा था, लेकिन जाने से पहले वो फरहान को ये खुशखबरी देकर गया था कि इसे काम मिल गया, तो वापस आने के बाद बहुत जल्द अपने घर वालों को नेहा के घर भेजेगा। फरहान बस सर हिलाते उसकी हाँ में हाँ मिला गया। जैद ने अपनी खुशी में फरहान की खामोशी को महसूस नहीं किया। वो कुछ देर मजीद उससे बातें करते रहा और फिर उससे मिलता वापस अपने घर चला गया। फरहान को लगा कि बस अब अपनी मोहब्बत से मुकम्मल किनारा कशी का वक्त करीब है। दिल और दिमाग उसके सुन पड़ने लगे थे। वो दिन भर ऐसे ही बददिमागी से हर काम सर अंजाम देता रहता था। रात सोने से पहले पर बिस्तर पर लेटा तो चाहकर भी न सो सका। करवट पे करवट बदलते वो थकने लगा था कि इसी वक्त जोर जोर से उसके कमरे का दरवाज़ा बजा, तो वो फौरी उठता दरवाज़ा खोल गया। सामने उसके अबू परेशान खड़े थे। फरहान, मेरे साथ जल्दी अस्पताल चलो, अभी इस्माइल का फ़ोन आया था। आसिया की तबीयत ख़राब होने पर उसे हॉस्पिटल लेकर गया है, लेकिन उसकी तबीयत मुसलसल बिगड़ती जा रही है। उसने मुझे अपने पास बुलाया, तुम भी आ जाओ। खिजर साहब ने जल्दी जल्दी उसे बात बताई। उसके चेहरे पर परेशानी झल गई। अबू, नेहा कहाँ है? अचानक उसे याद आया तो पूछ गया। वो भी शायद उसी के साथ है। अगर घर होती तो यहाँ छोड़कर जाता। तुम जल्दी आ जाओ। खिजर साहब कहते अपने कमरे में चले गए थे तो फरहान भी जल्दी से हाथ चलाता अपना कोट और बंद जूते पहनने लगा। दोनों बाप बेटा अस्पताल पहुंचे तो नेहा एक तरफ बैठी मुसलसल रो रही थी, जबकि इस्माइल साहब बेहद बेफिक्रमंद बुखलाए हुए देख रहे थे। फैजर साहब ने तसल्ली देने लगे तो फरहान नेहा के पास बैठा उसे अपनी मम्मी के लिए दुआ करने का कहने लगा, तो वो आंसू बहाती उसके कंधे पर सर रख गई। फरहान ने इस नज़दीकी पर धड़कते दिल के साथ उसके सर पर हाथ रखे उसे तसल्ली दी। चाहे इस वक्त डॉक्टर ने बाहर आते कहा था कि मरीज़ा अपने शौहर और फरहान से कोई बात करना चाहती है, जिस पर खिजर साहब ने फरहान को इशारा किया तो वो कुछ हैरान परेशान सा चल दिया। आसिया बेगम ने अपनी बात से फरहान और इस्माइल साहब को कुछ पल के लिए साकित कर दिया। इस्माइल, मैं चाहती हूँ नेहा का निकाह अभी फरहान से कर दे, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और फरहान, तुम्हें कोई इतराज़ नहीं है ना? देखो, मैं अपने बात तुम लोगों पर ही भरोसा कर सकती हूँ, मेरी बेटी को संभाल लोगे ना? आसिया बेगम के बस हाथ जोड़ने की कसर रह गई थी। तब फरहान कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा और हाँ में सर हिला गया। खिजर साहब को भी कोई इतराज़ नहीं था। तो कुछ ही देर में सारी कार्रवाई हुई और फरहान नेहा को अपनी जोजियत में कबूल कर गया। निकाह के बाद फरहान पर सख्ता ताड़ी था, क्योंकि वो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ चुका था। उसे नहीं पता था कि किस्मत अचानक ऐसा पलटा खाएगी। दिल अपनी इस खुशबख्ती पर झूम उठा था और इस वक्त जैद को तो जैसे भूल ही गया था। फरहान अपनी सोचों में गुम था तो एक तरफ नेहा अपनी माँ का हाथ पकड़े आंसू बहा रही थी, जिसे अपनी उखड़ती सांसों के साथ मुख्तलिफ नसीहतें कर रही थी। और फिर अचानक उनकी आंखें बंद होती चली गई। अपने हाथों में मौजूद माँ के हाथ को साकित होता देख नेहा की चीखें बुलंद हुई। इस्माइल साहब ने बर वक्त आगे बढ़ते उसे संभाला था, लेकिन वो इनकी बाहों से निकलती जा रही थी। रोते रोते वो बेजान हुई तो इस्माइल साहब भी रो दिए थे। फरहान ने आगे बढ़ते नेहा को अपनी बाहों में लिया था। खिजर साहब के कहने पर वो जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले गया था। दोबारा नेहा को होश आया
तो उसकी अम्मी की तदफीन का वक्त करीब था। तब उसे मारवी और उसकी कज़न ने बड़ी मुश्किल से रोती बलकती नेहा को संभाला था। आसिया बेगम के लिए कुल ख्वानी से अगले दिन जैद को अपने वापस आने पर पता चला तो फौरी इस तरफ चला आया। आते ही वो फरहान के गले लगते अब इस बारे में ना बताने का शिकवा करने लगा। दूसरी तरफ फरहान जो आज जैद को अपने पास बुलाकर होश में आया था, उसे देखते ही नेहा और अपने निकाह का याद आते हुए समझ चुका था कि जैद के सामने कैसा रद्द-ए-अमल इख्तियार करना है। क्या हुआ, ऐसे चुप क्यों हो गए हो? बताओ नेहा ठीक है? वो बेचारी तो बहुत सदमे में होगी। जैद उससे लग होते उसके सोफे पर उसके साथ बैठा। हाँ ऐसा ही है, अपनी माँ को खोना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। फरहान ने नज़रें चुराते जवाब दिया। वो खुद को जैद का मुजरिम तस्वुर करने लगा था, हालांकि इसमें इसका कोई भी कसूर नहीं था। उसके बाद जैद से बातें करता रहा। फरहान ने बस हूँ हाँ में सर हिलाया था। नेहा को ज़्यादातर मारवी अपने साथ अपने घर ही रखती थी, क्योंकि अपने घर तो वो अकेली हर वक्त रोती रहती थी। खिजर साहब ने घर में किरण बेगम और मारवी को निकाह का बता दिया था, जिस पर मारवी को नेहा और ज़्यादा अजीज हो गई थी। अक्सर नेहा रात को इन्हीं के घर रहती थी, क्योंकि इस्माइल साहब का काम ही ऐसा था कि उन्हें काम के सिलसिले में बाहर रुकना पड़ जाता था। मैंने सुना है नेहा रात को भी तुम लोगों के घर रहती है। जैद का लहजा कुछ शक बड़ा था। उसे जैद की बात अच्छी नहीं लगी थी। इस्माइल अंकल घर ना हो तो फिर मारवी के पास रुक जाती है। फरहान ने जैद की बात पर नागवारी महसूस करने के बावजूद आराम से जवाब दिया था। यार मैंने तो कुछ और ही सोचा हुआ था, अब ये सब हो गया। तुम ही कोई मशवरा दो कि कौन सा वक्त मुनासिब होगा नेहा से अब्बू से बात करने का। जैद अब देर नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ जैसे फरहान में जब्त की कमी होने लगी थी। पहले नेहा बस उसकी कज़न थी, अब वो इसकी बीवी थी। वो जैद के मुंह से ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैद मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फरहान ने गहरी सांस भरते हकीकत किसके काम सामने खोलने का फैसला किया। हाँ बताओ। 1 मिनट यार, एक ज़रूरी कॉल आ गई। जैद कॉल ओके करता बात करने लगा और फरहान दिलो दिमाग में लफ्ज़ों को तरतीब देने लगा। लेकिन कॉल पर बात करते करते जैद से इशारे से ज़रूरी काम का बोलते चला गया। फरहान ठंडी सांस भर के रह गया था। पता नहीं ये मामला कब तक निपटना था और जैद का रिएक्शन होना था। इसके बाद फरहान को जैद को कुछ बताने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि जैद अपने ही घर में उसके निकाह के बारे में जान गया था। नेहा की अम्मी के इंतकाल को 40 दिन होने वाले थे, तो जैद ने सोचा कि उसके बाद जल्द से जल्द अपने घर वालों को नेहा के अब्बू के पास भेजेगा। और ये सब सोचते जैद अपनी अम्मी से बात करने के लिए जैसे ही उनके पास आया, उनके मुंह से नेहा के निकाह का जिक्र सुनते वहीं रुका। उनके पास मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी थी जिनसे वो बातें कर रही थी। आसिया ने अच्छा कर दिया, अपने जीते जी नेहा का फ़र्ज़ पूरा कर गई। फरहान अच्छा लड़का है, सुना है निकाह तो हो चुका है, अब 40 दिन के बाद सादगी से रुखसती होगी और फिर कुछ वक्त के बाद वलीमा भी कर देंगे वो लोग। जैद उनकी बातें सुनता साकित खड़ा रह गया था। फरहान ने नेहा से निकाह कर लिया, ये जानते भी हुए कि मैं नेहा को पसंद करता हूँ। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। जैद खुद से बातें करता वापस अपने कमरे में आया और फिर उसके कमरे की हर चीज़ उसके गुस्से की नज़र हो गई थी। वो बस अपनी माँ की कही आधी बात ही सुन सका था। बाकी की बातें तो वो सुनने के बावजूद भी समझना नहीं चाह रहा था कि नेहा और फरहान का निकाह आसिया बेगम की आखिरी ख्वाहिश पर हुआ। वो तो बस फरहान को धोखेबाज मान चुका था। ज़ाहिद इसी गुस्से में फरहान के पास पहुंचा और उसके पास जाते ही उसका गिरेबान जकड़ लिया। तुमने नेहा से निकाह कर लिया, ये जानते भी हो कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, धोखा दिया मुझे। ज़ैद इस पर चिल्लाया था। फरहान इस वक्त एक सुनसान जगह पर मौजूद थे। ज़ैद गिरेबान छोड़ो मेरा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। हमारा निकाह मरने से पहले आसिया आंटी करवा कर गई हैं और मैं इस वक्त इन्हें इनकार नहीं कर सका। फरहान ने झटके से अपना गिरेबान आज़ाद करवाते तरीके से मामला सुलझाना चाहा। तो मतलब तुम्हारी दिली मर्जी शामिल है इस निकाह में, तो तुम नेहा को आज़ाद। जैद तो जैसे अपनी मोहब्बत में पागल हुआ था। जैद अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। निकाह जैसे भी हुआ है, नेहा अब मेरी बीवी है और तुम जानते हो हम पहाड़ी लोग अपनी बीवियों को तलाक नहीं देते। आइंदा मेरे सामने मत आना। जैद की बात मुकम्मल होने से पहले ही फरहान दहाड़ा था और उसके गिरेबान की तरफ बढ़ते हाथों को बीच रास्ते में रोकते अपनी बात कहते वहां से तेज रफ्तारी से निकलता चला गया। पीछे से जैद दांत पे दांत जमाए फरहान की पुश्त को तब तक घूरता रहा जब तक कि वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया था।
जैद का दिलो दिमाग मुनफी सोचों से बढ़ता जा रहा था। उसका पत्थर होता चेहरा किसी अच्छी बात की तरफ इशारा नहीं कर रहा था। वो इस वक्त अपनी दोस्ती भूले गलत फहमी की बना पर अपने दोस्त जैसे दोस्त को भूलने की ठान चुका था। फरहान, तुम्हारी इस धोखा का मैं ऐसा जवाब दूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। वो मुख्तलिफ मंसूबे बनाता चेहरे पर गज़ब ना के लिए वो जगह छोड़कर घर चला गया था। नेहा को रुखसत करके फरहान के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। फरहान जो वक्ती तौर पर जैद की वजह से अजियत में मुब्तला हुआ था, नेहा के मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी में शामिल होने पर दिल से खुश होता एक नई ज़िंदगी की शुरुआत का फैसला कर चुका था। नेहा फरहान का इंतज़ार करने के साथ साथ अपनी अम्मी अब्बू की याद करते आंसू बहाने लगी। फरहान ने कमरे में दाखिल होते उसे यूं रोते देखा तो जल्दी से उसके पास बैठते उसे अपने साथ लगाया। इसका गम समझता उसे लिए कोई सवाल जवाब किए बगैर उसके बाल सहलाता चुप करवाता रहा। दिल का बोझ हल्का होने पर नेहा फरहान से फासले पर होती अपने आंसू साफ करने लगी। आंटी को तुम्हारे आंसू से ज़्यादा दुआओं और इबादत की ज़रूरत है। मुझे यकीन है मेरी तरह इन्हें भी तुम्हारे आंसू तकलीफ़ देते होंगे। फरहान ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, आपको मेरे आंसू कहाँ तकलीफ़ देते हैं, जबकि आपने मुझसे निकाह भी मजबूरी में किया। निकाह के बाद खुद ब खुद नेहा के मुंह से उसके लिए तुम की बजाय आप निकला था, लेकिन इस इज्जत के लिए साथ शिकवा भी था जो शायद किसी हद तक ठीक भी था। निकाह से पहले फरहान का जो रवैया नेहा के साथ था, नेहा का बदगुमान होना बनता था। उसके शिकवे पर फरहान का माथा मसल कर रह गया और बहाना सोचने लगा। उसे जैद के बारे में नहीं बता सकता था, वो इससे मज़ीद नाराज़ होती। वो सब तो हाँ, वो तो सब तुम जो हर वक्त मेरे इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी, डरता था ना कहीं बहक की ना जाऊँ, इसलिए थोड़ी दूरी में ही अपनाई थी। बर वक्त फरहान ने नेहा को बहलाना चाहा और वो शायद कोई इतराज़ चाहती थी। अब तो बहकने का सर्टिफिकेट है मेरे पास, और वैसे भी मोहब्बत हो तुम मेरी, अब तुमसे दूर रहूँगा ना तो मर जाऊँगा। फरहान नेहा को खुद के नज़दीक करते भारी आवाज़ में बोलता। उसके कुछ बोलने के लिए खुलते लबों पर फकल चढ़ा गया था। वो सटपटाते हुए उसमें सिमटी उसे अपना आप खुशी से सौंप गई थी। दोनों का चेहरा गहरी खुशी से मुनव्वर था। आज उन दोनों की मोहब्बत की तकमील हुई थी। नेहा बहुत जल्द अपनी शादीशुदा जिंदगी में मगन हो गई थी। फरहान की मोहब्बत ने उसकी खूबसूरती को मज़ीद निखार दिया था। उस पर से नजरें ही नहीं हटती थी। दूसरी तरफ मारवी परेशान रहने लगी थी कि अब घर में उसकी शादी की बातें चल रही थी, जबकि वो जैद से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। वो ना जाने कहाँ गायब हुआ था कि काफ़ी अरसे से उनकी तरफ नहीं आया था। नेहा मारवी के दिल के हाल से बखूबी वाकिफ थी, इसलिए उसने बहाने से फरहान से जैद के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो अपनी नई नौकरी में मसरूफ़ है। जैद और फरहान के दरमियान दोस्ती बरकरार नहीं रही थी, लेकिन एक दिन आमना सामना होने पर फरहान ने खामोशी से आगे बढ़ गया था। लेकिन जैद एकदम से उसके सामने आता, उसके गले से लगा तो फरहान हक्का बक्का रह गया। कब तक नाराज़ होगे? माफ़ कर दो मुझे, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और माजी की तमाम बातें भूल जाओ, बस हमारी दोस्ती को याद रखो। जैद की बातों पर फरहान का दिल भी फ़ौरन पिघला था और इस दिन से दोनों दोबारा से जैसे पहले दस्तरे की तरह दोस्त बन गए थे। उनकी सुलह हुई। 1 माह गुजरा जब जैद के अम्मी अब्बू फरहान के घर मारवी का हाथ जैद के लिए मांगने चले आए। जैद की अम्मी का कहना था कि उनकी ख्वाहिश है। उनके पूछने पर जैद ने फर्मा बरदारी से हाँ कर दी। फरहान कुछ परेशान हुआ था। उसने जैद से बात करने का सोचा तो उसने भी अपने ऐसे ही ज़ाहिर किया कि अपनी माँ की ख्वाहिश पर राज़ी है। फिर किसी गैर लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से बेहतर है उसे मारवी से शादी करना सही लगा था। उसकी बातें सुनते फरहान मुतमईन हो गया था और मारवी भी जैद का रिश्ता आने पर सारी परेशानी को भूलती शादी की तैयारियों में मगन हो गई थी। एक दिन दिल और आंखों में अपनी खुशी महसूस होने की खुशी एक टेरो ख्वाब लिए मारवी रुखसत होते जैद के घर आ गई थी। तब शादी की पहली रात ही जैद ने उसको रोने के साथ उसके ख्वाबों और ख्वाहिशों को भी मसल दिया था। वो इस अपने महबूब शोहर को छूने के साथ खेलता गुलाब नहीं बल्कि मरझाई हुई कली महसूस हो रही थी। वो दुनिया दिखावे के लिए शीशे के सामने खड़ी खुद को संवार रही थी जब जैद उसके पास आया। मारवी ने बगैर किसी तासुर से उसे देखा। उसकी आंखों की चमक में कमी को जैद ने एक ही नज़र में जांच लिया था। दिल में कहीं अपनी एक रात की दुल्हन को नाखुश देखते हुए बुरा महसूस हुआ था। जैद के तसव्वुर में मारवी की रात दुल्हन बनने की झलक हुई थी जो हूरों को भी मात दे गई थी। सुरख जोड़े में मेकअप और जेवरात से तैयार वो तैयार तो अब भी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती मानित पड़ रही थी।
ये सब चंद पल के लिए था, बाद में वो फिर से बदले की आग में जला उठे थे। तुम तो बड़ी बहादुर निकली, लगता है मेरी सज़ा में कोई कमी रह गई है, वरना मुझे तो लगातार रोते चिल्लाते अपने भाई के सामने जाती और मेरे सुकून की वजह बनती। लेकिन तुम बहन भाई तो मेरी सोचते भी ज़्यादा मक्कार और चालाक निकले हो। खैर, आगे देखते हैं कि कब तक सब्र का ड्रामा करोगे। जैद उसके कान के पास फंकारता कमरे से चला गया था। मारवी ने अपने बहने के लिए तैयार आंसू को जल्दी से साफ कर दिया और खुद भी बाहर का रुख किया। मारवी जैद के दिल में तो पता नहीं, लेकिन उसके घर वालों के दिलों में बहुत जल्द घर बना चुकी थी। सभी इसका बहुत ख्याल रखते थे। तन्हाई में भी जैद की तकलीफ को सही सही थी। लाख जैद के चाहने के बावजूद उसने किसी को भनक तक नहीं लगने दी थी। सबके सामने खुशी का ड्रामा करती वो अंदर से ख़त्म होती जा रही थी। जैद का फरहान से बदला लेने का प्लान एक किस्म का ख़त्म हो गया था। वो नहीं जानता था कि मारवी सिर्फ एक मशरकी लड़की के होने के नाते ही नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत की वजह से भी उसका रवैया बर्दाश्त कर रही है। दूसरी तरफ फरहान को नेहा के साथ एक खुशखरम शादीशुदा ज़िंदगी गुजारते थे। जैद का दिल भी अपनी बेरौनक ज़िंदगी से बेजार होने लगा था, लेकिन वो इतना सब कुछ बिगाड़ चुका था कि अब मारवी के सामने माफ़ी मांगने के अना आड़े आ रही थी। मारवी ने भी जैद के रवैये से वाज़ह तब्दीली महसूस की थी, लेकिन उसने भी आगे से कोई रद्दअमल नहीं दिया था। भाई, आप सच कह रहे हैं, मैं फूफो बनने वाली हूँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जैद ने कमरे में आते मारवी की चहकती हुई आवाज़ सुनी। अच्छा, मैं मम्मी को बताती हूँ, वो भी बहुत खुश होंगी। मारवी फ़ोन रखती जैद को इग्नोर करती कमरे से चली गई, जिससे जैद का मुंह बना। हर काम में नंबर ले गया ये सबका अच्छा फरहान। वो बड़बड़ाते वॉशरूम में बंद हो गया। लेकिन जब कुछ ही दिनों बाद जैद के कानों में उसके खुद के बाप बनने की खबर पहुंची, तो वो खुशी से पागल हुआ था और उस दिन अपनी अना को मारते आगे बढ़ते मारवी को अपनी बाहों में भरते अपनी उस खुशी का इजहार किया था। तो मारवी के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आई थी और वो उसके सीने पर सर रख गई थी। भला आखिर उसकी सब्र और मोहब्बत की जीत हो ही गई थी। आई एम सॉरी मारवी, मेरे हर बुरे रवैये के लिए दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। तुम भी दिल से माफ़ कर दो। मैं आज से सब भूलने नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है जल्द हमारे दरमियान में मोहब्बत जन्म ले लेगी। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? वो आस और उम्मीद के साथ उसके सामने हाथ बढ़ा गया था, तो मारवी ने उसके हाथ पर हाथ रख के अपनी रजामंदी दे दी थी। हर काम में आपका साथ दूंगी, सिवाय एक काम के। मारवी ने जैद को तंग करना चाहा। वो क्या? मोहब्बत में काम में आपका साथ नहीं दे सकती। अपनी मुस्कुराहट छुपाए वो बोली, तो जैद को हैरान हुई। वो क्यों? क्योंकि आपको मुझसे अभी मोहब्बत करनी है, जबकि मैं तो न जाने कब से आपसे मोहब्बत करती आ रही हूँ। ये मोहब्बत ही थी जो चुप करके आपके तमाम जुल्म सह गई। मारवी की बात मुकम्मल करने पर जैद का चेहरा खुशी से चमका था। शुक्रिया मेरी जान, आपकी मोहब्बत के लिए। मैं सारी ज़िंदगी इस मोहब्बत का एहसान मंद रहूँगा। उसे खुद से लगाए वो बोलता मारवी को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे गया था।